इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ, सबसे पहले हमें याद करना चाहिए कि कल कश्मीर घाटी के पहलगाम में जिस निर्दयतापूर्वक कुछ आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसका वर्णन संभव नहीं और उसकी कितना निंदा की जाए इसकी कोई सीमा नहीं। हमारी सरकार अवश्य हरकत में आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का हर एक नागरिक आज अपने केंद्र सरकार के पीछे खड़ा है और हम ये चाहते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए, उन आतंकवादियों को भी सिर्फ पकड़ने में नहीं, बल्कि जहां से ये आतंकवादी हमारे अंदर देश के अंदर चले आते हैं, उन लोगों को भी हमें समझ सकाना चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि दिवंगत आत्माओं की याद में हम अपनी अपनी जगह 1 मिनट के लिए खड़े होकर मौन व्रत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल उचित मांग है। हमारे सभी सम्मानित लोगों को भारत रत्न मिला है, वीर कुंवर सिंह जी को भारत रत्न मिले, इसमें कोई दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, समय एक मिनट कि इस प्रस्ताव में है इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस मत का हूँ कि इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी जाति के, पूरे समाज के लिए इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब का कब्र भी नहीं उखड़ना चाहिए, किसी मस्जिद और मंदिर को भी नहीं तोड़ देना चाहिए। तो इतिहास से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उचित मांग है। और जो और मांग है उसमें कि हवाई अड्डे का नाम हो, उनकी प्रतिमा बने, उनकी प्रतिमा खंडित करने वालों को पे रोक लगे। एक मांग है कि अनुचित बोलने वाले पे एक कानून बने। कानून की आवश्यकता नहीं है, कानून को लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट का बार बार निर्णय है कि हेट स्पीच, जिस भाषण से समुदायों के बीच या जातियों के बीच बेवास्ता फैलती है, उसमें कड़ी कार्रवाई राज्य की सरकारों को करना चाहिए। इसलिए मैं तो समझता हूँ कानून की जरूरत है, वो कानून बनी है, उसको तो सिर्फ लागू करना है। अगर वो लागू कर दी जाए तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी। कोई औचित्य है कि हमारे महाराणा प्रताप के मूर्ति को खंडित कर दिया जाए? कोई औचित्य है कि राणा सांगा को गाली दे दिया जाए? कोई औचित्य है कि सदियों पहले मरे हुए औरंगजेब के कब्र को खोद दिया जाए? इनमें कोई मतलब कौन आदमी जिसका दिमाग सही जगह पे है वो इन चीज़ों को करेगा? इसलिए सम्मेलन के द्वारा मेरा इनसे और इनके द्वारा पूरे समाज से ये कहना है कि अपने आप में वो बल लाओ, वो शक्ति लाओ कि तुम जिस सरकार को बनाते हो फिर तुम ही उससे भीख मांगने चले जाते हो। सरकार को कौन बनाता है? समाज बनाती है। तो समाज में इतनी शक्ति खुद को पैदा करो कि सरकार से मुझे मांगने की आवश्यकता ही ना हो। एक सदन में एक यहाँ के वर्तमान सांसद का एक बयान आया था कि जमींदारों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा वो बयान मैंने सच्ची में नहीं सुना, नहीं तो मैं परहेज नहीं करता बोलने पे। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको बेवजह, बेसमय, बेतुकी बात करने की एक बीमारी सी। तो किसी को कोई बीमारी हो तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ? और कोई बात? बहुत इंतजार करते थे शेख सिंगराना को देखने के लिए पूर्णिया धरती पर।
इसलिए मैं मंच पर बैठे सभी लोगों को अलग अलग संबोधित नहीं करूंगा, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जो बिहार आए हैं, पूर्णिया आए हैं, उनका मैं तहे दिल से और उनके साथ सभी लोग जो आए हैं उनका तहे दिल से पूर्णिया में स्वागत करता हूँ। मेरी विशेष जिम्मेदारी भी है क्योंकि मैं पूर्णिया का हूँ, तो हमारे यहाँ वो आए हैं सब लोगों की यहाँ खैर बकर। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति मंच पर बैठे हैं जिनकी मैं चर्चा न करूं तो वो गुनाह ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा। वो रिश्ता ही कुछ ऐसा नाजुक है मेरा आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी के साथ। वो मेरे बहनों ही लगते हैं और मेरी बहन की सुरक्षा उनके हाथों में है, इसलिए आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप ही के बुलाने में मैं आ ही गया हूँ यहाँ, तो बहुत आपकी बहुत मेहनत लगी है इस सभा को, सम्मेलन को आयोजित करने में चेतन की बहुत मेहनत लगी है। तो मैं बात यहीं से शुरू करूं कि मेहनत क्यों लगी। हम लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, माफ कीजिएगा मेरी विचार कुछ अन्य लोगों से अलग रहता है और मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ता है, लेकिन जो सच होता है तो वही बोलता। आज जो जमाना है जहां अमेरिका में एक घटना घट गया तो मेरे रुपौली के जो सबसे पिछड़ा इलाका है, गांव है, वहां वो खबर पहुंच जाती है चंद मिनटों में। तो मेरे बेटे को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी चेतन को इस सम्मेलन को बुलाने के लिए? क्या वो सम्मेलन अपनी लाल के लिए बुला रहा है? मुझे पहले इसका जवाब दे आप लोग। आनंद मोहन जी को घूमने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आवाज देना बहुत था कि हम लोग मिलने वाले हैं 23 तारीख को कला भवन में, अपने भविष्य के लिए कुछ बातें करना चाहते हैं। या आप लोगों का कर्तव्य बनता था कि आप लोग खुद आ जाए, इसलिए किसी से कुछ मांगने से पहले हमें अपने आप ही अंदर देखना होगा कि हम कहां आके खड़े हो गए। वीर कुंवर सिंह जी 80 वर्ष की उम्र में जिनकी तलवार ने अंग्रेज सरकार का जीना हराम कर दिया, वो वीर सेनानी क्या अपने लिए लड़ रहे थे? क्या सिर्फ राजपूतों के लिए लड़ रहे थे या समाज के लिए लड़ रहे थे? आईना में देखें हम सब अपने आप को, क्या वही शौर्य आज हमारे यहां मौजूद है हमारे अंदर? क्या वही प्यार की भावना है हमारे अंदर? इससे पहले कि हम किसी सरकार, केंद्र, राज्य, इधर उधर हाथ फैलाएं, पहले ये सोचिए कि देने वाला व्यक्ति, देने वाली जाति अपने आप को कहां लाकर खड़ा कर लिया है कि आज हम मांग रहे हैं। हम देते थे, हम राज्य करते थे तो अपने लिए नहीं करते थे। हमारे सभी सम्मानित लोग, बहुत सारे लोग राजस्थान से आए। मेरी भाभी भी राजस्थान की है, जोधपुर की है, जोधपुर घराने की है। हमने देखा है और नजदीक से देखा कि वहां के लोग सिर्फ अपने जाति में नहीं, सभी जाति के लोग अपने महाराजाओं का, अपने राजाओं का, अपने शासकों का किस तरह से सम्मान करते थे और किस तरह से वो लोग, वो महाराजा, वो राजा अपने लोगों का ख्याल किया करते थे। आज राजपूत ये भूल गया। अगर राजपूत को कुछ याद रह गया है तो चमड़े को इतना पतला कर दिया है कि वो हर बात से, किसी न किसी बात से आहत हो जाता है। हम
कि राणा सांगा को किसी ने कुछ कह दिया तो राणा सांगा का कुछ बिगड़ गया या हमारा कुछ बिगड़ गया। कभी बिगड़ेगा तो कहने वालों का ही बिगड़ेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन तलवार की नोक पर नहीं, वीर गोविंद सिंह जी की तलवार आज शिक्षा में तब्दील हो गई। सेवा की भावना अपने अंदर ले आइए। कहीं कोई मान नहीं कि हमारी जाति को कभी आवश्यकता नहीं होगी, समाज के लोग हमें ठीक से ले जाएंगे आगे। जिस दिन एक दलित के साथ अत्याचार हो रहा होगा और जब वो घूम कर देखे और कोई राजपूत उसकी रक्षा में खड़ा है, जिस दिन एक महिला की चीख हरण हो रही होगी, घूम कर देखिए अगर एक राजपूत खड़ा है, जिस दिन एक अल्पसंख्यक की रोटी पर आफत आई होगी, उस दिन वो घूम कर देखे एक राजपूत खड़ा है, तो राजपूत वहीं पहुंच जाएगा, उसी शौर्य को प्राप्त कर लेगा जिस शौर्य को हमने कभी प्राप्त किया। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भर्ती टिप्पणियां हो रही, ये भी तो हमारा ही किया हुआ। समाज को हम लोगों ने ऐसे नेताओं को पनपने दिया है जिन्होंने समाज को खंडित करके रख दिया है। आपसे सच बताएं, हमारी जाति के आधे लोग ऐसे सम्मेलनों में आने से कतराते होंगे जो राजनीति से अपना मतलब रखते हैं, क्योंकि उनको लगता होगा कि अगर हम यहां भी गए तो दूसरे वोट नहीं मिलेंगे। मूर्ख है, मूर्ख। अपनी जाति पर गर्व करना, अपनी जाति का सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा फर्ज है। लेकिन उस फर्ज के साथ साथ अन्य पूरे समाज का ख्याल करना, उसके लिए काम करना, न्याय करना, ये भी राजपूत का ही कर्तव्य है। राजपूत धर्म नहीं है, राजपूत जाति नहीं है, राजपूत विचारधारा है जिसको हम राजपूती कहते हैं। मेरे खानदान को मुझे ईश्वर की असीम कृपा से बहुत बार ये मौका रहा है कि हम लोगों का भला कर सकें, और बहुत बार ऐसा भी मौका आया है कि एक ही काम के लिए एक राजपूत ने और एक किसी अन्य जाति ने अर्जी दी है, लेकिन उस समय मैं राजपूत बनकर नहीं, उस कुर्सी पर बैठे हुए एक इंसान की तरफ जब फैसला करता हूं तो हो सकता है वो राजपूत के पक्ष में लगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पक्षपात नहीं किया गया, ये न्याय किया गया। लेकिन कौन रोकता है मुझे? ईश्वर ने अगर मुझे ताकत दिया है तो मैं 10 राजपूत परिवार के बच्चों को पढ़ाऊं, लिखाऊं, उन्हें आगे बढ़ाऊं। ये पक्षपात नहीं कहलाएगा, लेकिन अन्याय करना पक्षपात कहलाएगा। हम राजनीति में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, हम राजनीति में जगह दिया करते थे भाई, बिहार को ही याद कर लीजिए। हम बिहार में राजनीति में हम आगे थे, आज पीछे क्यों हो गए? नेता वैसे मिले हमें जो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसमें वो हुनर हो न हो, लेकिन वो आगे बढ़ेगा। जो जिसकी संख्या कम है वो पीछे कतार में खड़े हो जाओ। ये कौन सी न्याय की बात है? तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा, न्याय देने से मिलेगा। और मेरी आप लोगों से विचार है कि अपनी राजनीति को वापस ढूंढें, अपने शौर्य को दोबारा प्राप्त करें, अपने बोली में कटुता न लाएं, सौम्य रखें। सौम्य बोलने से जो कटाक्ष होता है, जो मार पड़ती है, वो जोर से बोलने से नहीं होता। इसलिए मेरा यही आग्रह है सब लोगों से, आप लोग यहाँ आए, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आयोजनकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फिर से आनंद मोहन जी, चेतन जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, और अपनी बहन लवली जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ।